तो ये लेक्चर मेटाजेनोमिक्स के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है मेटाजेनोमिक्स। तो यहाँ पे एक वो फिगर दिया हुआ है जिसमें आइसोलेशन की गई है डीएनए की फ्रॉम इन्वायरमेंटल सैंपल। इसमें जो इन्वायरमेंट है ये सॉइल है, यहाँ से आइसोलेशन की गई है डीएनए की, क्योंकि सॉइल में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होती हैं। उनके डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया है, फिर उसकी मैनिपुलेशन की गई है जिससे हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, और उन फ्रेगमेंट्स को फिर क्लोन करवाए जाते हैं एक वेक्टर में। फिर उन फ्रेगमेंट्स की लाइगेशन होती है थ्रू डीएनए लाइगेट, और ये वेक्टर्स होती हैं जिनसे वो एक क्लोनल लाइब्रेरी तैयार की जाती है। इसमें जो सैंपल था वो ई कोलाई का था, और उसके बाद उसकी एक्सप्रेशन और एनालिसिस की गई। तो ये एक ट्रेडिशनल माइक्रोबायोलॉजी का स्टेप है। तो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं, मेटाजेनोमिक्स होता है जेनेटिक मटेरियल का लेना हमारी इन्वायरमेंट में से, क्योंकि इन्वायरमेंट में सॉइल सैंपल या वाटर सैंपल या एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, और इन्वायरमेंट से जब भी जीनोमिक्स को हम लेते हैं डाटा, उसको इन्वायरमेंटल जीनोमिक्स, इकोजेनोमिक्स या कम्युनिटी जीनोमिक्स कहती हैं। ये अल्टरनेटिव नेम्स है मेटाजेनोमिक्स के। तो ट्रेडिशनल माइक्रोबायोलॉजी में हम देखते हैं कल्टिवेटेड क्लोनल कल्चर्स। उसके बाद 16S राइबोसोमल आरएनए जीन ये प्रोड्यूस करता है प्रोफाइल ऑफ डाइवर्सिटी। अब 16S राइबोसोमल आरएनए ये पार्ट है स्मॉल सब यूनिट का प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में, और जो जीन 16S राइबोसोमल आरएनए को कोड करते हैं उसको 16S राइबोसोमल आरएनए जीन कहते हैं, क्योंकि ये बाइंड करता है शेंडेल गार्नो सीक्वेंस के साथ, और इसमें वेरिएशन बहुत कम आती है, स्लो रेट है इसकी इवोल्यूशन का। तो इसलिए ये रीजन इंपॉर्टेंट है प्रोफाइल ऑफ डाइवर्सिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। और इसमें कांस्टेंट रीजन भी होता है और वेरिएबल रीजन भी होता है, और ये ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो शॉर्टकट सीक्वेंस या पीसीआर होते हैं। दो तरह के तरीके हैं किसी भी सीक्वेंस करने के लिए, एक सैंगर सीक्वेंसिंग है और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंस है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंस काफ़ी फास्ट है, उसमें तकरीबन सिंगल डे में पूरे ह्यूमन जीनोम का जो डीएनए है उसको सीक्वेंस करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है माइक्रोब के जीनोम की। 200 लीटर ऑफ सी वाटर में ऑलमोस्ट 5000 डिफरेंट वायरसेस प्रेजेंट हैं, और न्यू स्पीशीज, क्योंकि उसमें म्यूटेशन रेट भी ज़्यादा होता है और उनकी स्पीशीज भी बहुत प्रेजेंट होती हैं। भी ये सैंपल हमारे पास स्पेस से भी आ सकता है, सॉइल से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, और ये इनसाइड ह्यूमन भी हो सकता है। और अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जीनोम ह्यूमन पे प्रेजेंट हो, किसी टिश्यू से लें जो इन्फेक्टेड होते हैं, तो उसे माइक्रोबियोम कहेंगे। तो शॉर्टकट मेटाजेनोमिक्स, इसमें सीक्वेंस यानी कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि जो कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सीक्वेंस लेते हैं, और वो सीक्वेंस हमारे पास कंप्लीट सीक्वेंस नहीं होता, स्मॉल फ्रेगमेंट्स होती हैं। उन शॉर्ट सीक्वेंसेस के फ्रेगमेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करवाया जाता है कंसेंसस सीक्वेंस में। इससे पहले क्लोन लाइब्रेरीज यूज होती थी कि एक लाइब्रेरी तैयार करवाते थे क्लोन करवा के, लेकिन अब जो है वो कंप्यूटेशनल एनालिसिस हो रही है उन जीनोम की असेंबली के लिए। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इसका क्या रोल है? इसका एनॉर्मस डाटा होता है हमारे पास और इनहेरेंटली नॉइजी होता है। वो कैसे कि हमारे पास जब भी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आता है उसमें कंटेमिनेशन होती है। लाजमी है कि अगर माइक्रोब का डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाए उसमें ह्यूमन जीनोम का भी डाटा प्रेजेंट हो, या यूकैरियोटिक डीएनए का कुछ पार्ट हो। तो फ्रैगमेंटेड डाटा होता है एज मैनी एज 10,000 स्पीशीज। ये फ्रैगमेंटेड डाटा छोटे फ्रैगमेंट्स में प्रेजेंट है, और इनको स्टोर करना, इनको एनालाइज करना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो काउ ह्यूमन में देखा जाए मेटाजीनोम, इसमें ऑलमोस्ट 279 बिलियन बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटा है। और अगर ह्यूमन गट माइक्रोबियम की बात किया जाए, ये माइक्रोबियम का मैंने पहले बताया कि जो माइक्रोब्स ह्यूमन के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं उनको माइक्रोबियम कहते हैं, क्योंकि जीनोम जो होता है वो सेट ऑफ ऑल द जीन प्रेजेंट इन अ सेल होता है, और माइक्रोबियम या माइक्रोब का जीनोम है
जो एक ह्यूमन में प्रेजेंट है, और ह्यूमन के स्पेसिफिकली हम गट की बात कर रहे हैं। इसमें 3.3 मिलियन जीन्स हैं assembled फ्रॉम 567.7 गीगाबेसेस। तो ये बहुत इनॉर्मस है। उनको कलेक्ट करना, क्यूरेटिंग, एक्सट्रैक्टिंग बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये कहाँ पे यूज होता है? बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम देखेंगे मेटाजेनोमिक्स के। सबसे पहले क्या है? सीक्वेंस प्री फिल्टरिंग, कि जो हम सीक्वेंस करते हैं उससे पहले फिल्टरिंग करते हैं। फिल्टर करना, किसी भी चीज़ को प्योरीफाई करना। तो हम क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, जो भी रिडंडेंसी होती है उसको डाटा में से रिमूव किया जाता है। फिर जो लो क्वालिटी सीक्वेंस होती हैं उनको रिमूव किया जाता है, जो मिसिंग होता है या जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, या जो कंटेमिनेशन होती है किसी भी जीनोम में, उसको रिमूव किया जाता है। कि अगर किसी माइक्रोब के जीनोम के अंदर यूकैरियोटिक डीएनए प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए कुछ टूल्स हैं जैसे यू डिटेक्टर और डीकॉन्सिक्वेंस है। इसमें यूकैरियोटिक डिटेक्ट भी एक टूल है, एल्गोरिदम है, जो डिटेक्ट करता है कि किसी भी जीनोम में यूकैरियोटिक डीएनए प्रेजेंट है या नहीं है। वो रिमूव किया जाता है कंटेमिनेशन यूकैरियोटिक डीएनए का वहाँ से। वैसे क्या होता है? सीक्वेंस की प्री फिल्टरिंग हो जाती है। फिल्टरिंग के बाद जो हमारे पास सीक्वेंस आती है वो प्योर माइक्रोब का जीनोम होता है। अब जो प्योर माइक्रोब का जीनोम फ्रेगमेंट्स हमारे पास आ गए हैं फिल्टरिंग के बाद, उसको असेंबल किया जाता है। तो असेंबली ऑफ जनरेटिव सीक्वेंस होती है। बाजुकात मिस असेंबलीज हो जाती हैं, क्योंकि हमारे जीनोम में और बैक्टीरिया में भी रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं जो रिपीट हो रही हैं। ये वेरी करती हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, अप टू थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग हो सकती हैं, और रेपिटेशन आना इनका रीजन में और उनको आपस में कंबाइन करना, एक न्यू कंसेंसस सीक्वेंस बनाना, इसकी वजह से बाजुकात मिस असेंबलीज भी हो जाती हैं। या कभी डिफरेंट स्पीशीज के जो सीक्वेंस हैं वो आपस में कंबाइन होकर काइमेरिक कंटीक्स बना लेती हैं। ये एक अलग टॉपिक है सीक्वेंसेस का, कि जीनोम की असेंबली कैसे होती है। पेयर्ड एंड टैग्स होते हैं जो एक्यूरेसी को इम्प्रूव करते हैं असेंबलीज की, कि दो जो सीक्वेंस आपस में बाइंड हो रहे हैं वो पेयर एंड टैग्स हो उनके दरमियान में, कि एक के बाद दूसरा सीक्वेंस है। ऐसा ना हो कि एक सीक्वेंस हमने स्टार्ट से ले लिया और एक एंड से ले लिया, दोनों को कंपाइल कर लिया और जो उनके मिड में न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मिस कर दिए, ये मिस असेंबली में आ जाएगा। तो रेफरेंस हमारे पास जीनोम्स होते हैं जो डाटाबेस में ऑलरेडी स्टोर होते हैं, उनके रेफर करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं असेंबली ऑफ मोस्ट डिपेंडेंट माइक्रोब्स का। उसके बाद जीन प्रिडिक्शन है। जीन प्रिडिक्शन दो तरह की होती है, एक होमोलॉजी बेस है और एक एब इनिशियो बेस है। इससे हम क्या करते हैं? एनोटेशन ऑफ कोडिंग रीजन होती है असेंबल्ड कंटीक्स में। एनोटेशन कहते हैं कि किसी भी जीन को आइडेंटिफाई करना कि वो किस लोकेशन पे प्रेजेंट है और वो उस लोकेशन पे क्या काम कर रहा है। तो हम जीन को आइडेंटिफाई करते हैं अपॉन होमोलॉजी विद रेफरेंस। तो होमोलॉजी क्या होता है? कॉमन एंसेस्टर की बेस पे हमने देखना है, जीन को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन उसके लिए रेफरेंस की ज़रूरत है। और रिसर्च में ऑलवेज हमारे पास अगर न्यू जीन है तो उसका रेफरेंस मौजूद ना हो, तो उसके लिए हम होमोलॉजी मेथड नहीं यूज़ कर सकते। इसकी एक एग्जांपल है मैगन, या टूल है मेटाजेनोमिक्स एनोटेशन के लिए। और जब हमारे पास होमोलॉजी का ये रेफरेंस नहीं होगा तो हम एब इनिशियो मेथड यूज़ करेंगे। इसमें कुछ इंस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं जीन के जो हम देखते हैं। उसमें कौन से फीचर आ सकते हैं कि जीन से पहले स्टार्ट कोडॉन आएगा, उससे पहले सीपीजी आइलैंड्स होती हैं, कुछ बॉक्स होती हैं, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स होती हैं, और उन फीचर्स को देख के हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये रीजन जीन होगा। तो ये था एक इंट्रोडक्शन मेटाजेनोमिक्स के बारे में। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।